गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट्स पर बात करते हुए हमने आर्टिकल 14, 15 और 16 पर बात कर ली। आज हम उससे आगे अपनी बातचीत शुरू करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, पिछले क्लास से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको पूछनी है वो आप कमेंट में, लाइव चैट में मुझसे पूछते जाइए, मैं उसको बताता जाऊंगा। लेकिन पहले मैं एक बार रिवीजन आपके सामने करा दूं। सबसे पहले हमने आर्टिकल 14 की बात की थी, जिसमें कि समता का अधिकार प्राप्त होता है सभी व्यक्तियों को, जिसमें राज्य विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के आधार पर हमें गारंटी देता है कि किसी को इनसे वंचित नहीं किया जाएगा। जिसमें मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यह हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जिसमें कि नकारात्मक भाव है, किसी को विशेषाधिकार न देने की बात कही गई है। जब किसी बात में या करके हमने आपको बताया था कि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें आनुपातिक समानता का सिद्धांत अपनाया जाता है, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान व्यवहार, और यह हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। और इसमें हम सबकी बराबरी की प्रयास करते हैं। सरल शब्दों में समझाते हुए बताया था कि आर्टिकल 14 एक साथ समानता और न्याय दोनों की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसमें सभी को 2 फुट का स्टूल दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। समता क्या होगी कि सबको 2 फुट का स्टूल दिया जाएगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान में क्या होगा, जो असमान है, जो पीछे छूट गए उनको 6 फुट का स्टूल, और जो आगे बढ़ गए उनको 2 फुट का स्टूल, जो बीच में है उनको 4 फुट का स्टूल। तो इसमें हम न्याय को आधार बनाएंगे। तो समता और न्याय दोनों अनुच्छेद 14, 15 में मैंने बताया था कि यह सामाजिक न्याय का अनुच्छेद है। यह मॉडर्न सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट का आर्टिकल है। यह सोशल जस्टिस का मैनिफेस्टो कहा जाता है, जिसमें कि सभी नागरिकों, यही अंतर हो जाता है कि 14 जहां व्यक्तियों के लिए था, 15 वहां नागरिकों के लिए है। सभी नागरिकों को भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको राज्य सहायता देगा। राज्य भी नहीं करेगा और कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। इसमें हमने आगे और डिटेल कर दिया था सारे पॉइंट। और इसी के 15 से महिलाओं के सभी आरक्षण के प्रावधान शुरू होते हैं, जहां लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए किसी विशेष प्रावधान से निवारित नहीं करेगा यह अनुच्छेद। फिर हमने 15(4), जिसमें SC, ST एंड OBC, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की बात कही थी। इसी आर्टिकल की 14 के साथ व्याख्या करने पर, ये हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 15 और 14 की एक साथ व्याख्या होती है तो आरक्षण के सभी प्रावधान आते हैं, चाहे वो महिलाओं का हो, बच्चों के लिए हो, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हो, SC, ST किसी भी वर्ग के लिए हो। तो इसमें 15 और 14 की एक साथ व्याख्या करनी पड़ती है। इस मोबाइल को मैं लगातार बीच बीच में देख रहा हूं, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पे देख के उसको रिप्लाई कर दूंगा। आप क्वेश्चन पूछते जाइए, बाद में सारे कर लेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि 15(5) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात OBC, SC, ST को एडमिशन में रिजर्वेशन 15(5) से मिलता है। फिर 15(6) बताया था, जिसमें आपको बता दिया था कि 15(6) से यह तय होता है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उनके अंतर्गत आने वाले लोगों को 10% स्थानों की गारंटी दी जाएगी। फिर हमने आर्टिकल 16 पे बात की थी, जो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, और यहाँ 7 आधारों पर भेदभाव को नकारने की बात कही गई है। इसलिए नौकरियों में सभी रिजर्वेशन अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 की एक साथ व्याख्या करने से पैदा होते हैं। ये सारी बात पिछले क्लास में हो गई थी। यहीं से एक क्वेश्चन है कि 16(3) आप बता दीजिए। 16(3) में हमने बताया था
कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें के किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। अगर जो कोई राज्य जो कि पिछड़ा हुआ है, यदि वह अपने यहाँ नौकरियों में, जैसे उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अपने नागरिकों के लिए निवास की शर्त लगाता है कि उस राज्य का डोमिसाइल होगा तभी आप उस राज्य की नौकरियों के लिए योग्य होंगे, तो ऐसा काम करने के लिए संसद कोई विधि बनाएगी। राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपने यहाँ के स्थान अपने नागरिकों के लिए आरक्षित, अपने क्षेत्र में निवास करने वालों के लिए आरक्षित कर दें, जैसे उत्तराखंड के डोमिसाइल की शर्त, जैसे आंध्रा में आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल की शर्त। इसको संसद तय कर सकता है इस आधार पर क्योंकि वह राज्य या वह क्षेत्र या संघ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जैसे उत्तराखंड अलग क्यों हुआ? विकास में पिछड़े होने के कारण उत्तर प्रदेश से अलग किया गया जिससे इसका और अधिक विकास हो सके। तो उत्तर प्रदेश के और अधिक विकास के लिए जरूरी होगा कि उत्तराखंड के विकास के लिए उसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक छोटे राज्य में बांटा जाए और इसके लिए छोटे राज्य बनाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी उत्तराखंड को विकास की प्रक्रिया में शुरुआत में वो मदद इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने वहां की नौकरियां हड़प दी। पहली बार जब उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें अधिकतर उच्च पदों पर उत्तर प्रदेश के निवास करने वाले विद्यार्थियों ने स्थान पाया। बाद में उत्तराखंड ने अपने नागरिकों के लिए शर्त लगाने के लिए मांग की और केंद्र सरकार ने यह प्रावधान कर दिया। 16(3) क्या कहता है? 16(3) यह कहता है कि अगर जो कोई राज्य है या संघ क्षेत्र है तो वहां पर अगर जो नियुक्तियों में निवास की कोई शर्त लगती है तो ऐसा कार्य सिर्फ संसद कानून बना के कर सकती है। अर्थात किसी राज्य में सरकारी नौकरियों में निवास की शर्त वहां की सरकार नहीं तय करेगी, संसद कानून बनाकर तय कर सकती है। ये है 16(3). अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अनुच्छेद 17 की तरफ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। पिछली सारी बातों को जोड़ते हुए आज हम आगे की बात अपनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो हेडिंग डालिए आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 ये आधुनिक समाज की स्थापना के लिए बहुत जरूरी अनुच्छेद है। सर, वुमेन के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? देखिए बेटा, आर्टिकल में कोई एक रिजर्वेशन कहीं की बात नहीं आती है। यहाँ कहा गया महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से राज्य को यह अनुच्छेद निवारित नहीं करेगा। मतलब राज्य महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था बना सकता है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे तुम्हारे घर में सामान्य नियम बना दिया गया कि ये यहाँ पे इंटीरियर ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि तकिया कहाँ रखोगे, गद्दा कहाँ रखोगे, रजाई कहाँ रखोगे, ये तो जरूरत के हिसाब से हो जाता है। तो एक बार रिजर्वेशन के प्रावधान के लिए यहाँ पे कह दिया गया कि कोई नीति। अब बाकी सारे प्रावधान हमें जो मिलते हैं या हमारे साथ होते हैं वो विधिक होते हैं, वो विधि की प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उन्हें विधि के आधार पर अर्थात संसद कानून बनाकर तय करती है। हर जगह अनुच्छेद ही जरूरी नहीं होता, लेकिन आधार कोई ना कोई अनुच्छेद होता है। तो अनुच्छेद 15 और 14 एक साथ आधार बनता है महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था के लिए। आप कहोगे 15(3) धन 14, 15(3) + 14, ठीक है। आर्टिकल 17 ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ताकत के साथ बहुत सख्त भाषा में इस अनुच्छेद को लिखा है। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा स्पेशली कि जिस चीज को 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, आज हम अगर जो बात कर रहे हैं तो 70 साल पहले जिसको सख्ती से रोक दिया गया था वो आज तक खत्म होने में नहीं आ रही। और भाषा आप देखिए, आर्टिकल 17 की हेडिंग लिखिए अस्पृश्यता का अंत।
एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाला यह आर्टिकल है। इसकी भाषा आगे, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। Abolition of untouchability and touchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. पूरा आर्टिकल एक लाइन का है, लेकिन इसमें इतनी सख्त भाषा यूज की गई है और इसको बहुत जरूरी है समाज में लागू कराना। बाबा साहब ने इस पर बहुत जोर दिया। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, बाकी जगहों पे होता है कि ऐसा किया जाएगा या किया जा रहा है या किया जाने की कोशिश होगी या नहीं किया जाए। यहाँ साफ साफ भाषा यूज की गई है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अर्थात 26 जनवरी 1950 को अस्पृश्यता इस देश में समाप्त हो गई और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। आप किसी भी रूप में उसको नहीं अपना सकते। किसी प्रैक्टिस में आप किसी भी रूप में, तो अभी इसकी बात करते हुए हम तुम्हें बताएंगे कि ये रूप कोई भी हो सकता है कि दूल्हा घोड़े पर बैठकर नहीं जाएगा। आपको देख के लगेगा इसमें स्पर्शता कहाँ है, अनटचेबिलिटी, टच करना या न करना नहीं। अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। और फिर वही उत्तर, कभी कोई तुमसे पूछ ले कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है या नहीं, जी नहीं, डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि डेफिनेशन देने से अनटचेबिलिटी लिमिटेड हो जाती। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसा प्रयास जो अनटचेबिलिटी लगता है या उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए बाद में जब इसकी व्याख्या की बात आई तो न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा कि अनटचेबिलिटी का अर्थ कभी भी ग्रामेटिकल और वर्बल नहीं हो सकता, डिक्शनरी मीनिंग नहीं चलेगा। अनटचेबिलिटी का अर्थ जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, हमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को तलाश करना पड़ेगा, तब हम अनटचेबिलिटी को समझेंगे। अनटचेबिलिटी में यह भी आएगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी शूद्र जाति का है, वो गली से निकलेगा तो चप्पलें उठा के अपने सर पे रख के निकलेगा। अब तुम कहो इसमें टच वाला तो कुछ नहीं आ रहा, दूल्हा घोड़ी पे नहीं जाएगा, सब यात्रा इस रास्ते से नहीं जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर दोबारा पढ़ रहा हूं कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। बताया नहीं क्या है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता क्या है, लेकिन किसी भी रूप में कोई भी चीज जो हमें ये लगता है कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी है तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, आगे जोड़ा कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना। निर्योग्यता योग्यता शब्द से बना है, निर उपसर्ग जुड़ने के बाद प्रीफिक्स निर लगता है, इसको हम कहते हैं योग्यता एलिजिबिलिटी, निर्योग्यता इनएलिजिबिलिटी। अब योग्यता होती है कि आप ऐसा कर सकते हो, निर्योग्यता होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो क्या कहा गया कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। अगर जो आपने कहा कि आप निकल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कहा तो यह निर्योग्यता होगी। और यदि यह निर्योग्यता अस्पृश्यता से उपजी है तो यह अपराध माना जाएगा। साफ सख्त भाषा, बहुत सख्त भाषा है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यदि आपने ऐसा कोई अपराध किया
तो कानून आपको दंड देगा। साफ साफ यह अपराध है, वहीं पे घोषित है। संविधान के अनुच्छेद की भाषा में ही, और किसी भी अनुच्छेद में इतनी सख्त भाषा मिलना कठिन पड़ती है जितनी 17 की है। और आश्चर्य ये होता है कि बाबा साहब के उसी देश में आज 70 साल में भी लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि काफी हद तक अब इस पर रोक लग गई है, काफी हद तक इस पर केस दर्ज होते हैं, लेकिन शर्म आती है हमें 20वीं शताब्दी में अपने मनुष्य होने पर, जब हम सुनते हैं कि फला जाति का दूल्हा है तो वो घोड़ी पे बैठकर नहीं जाएगा, उसकी बारात में बैंड नहीं बजेगा, उसको इधर से शव यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। ये सब शर्म की बातें हैं दोस्तों। हम लोगों को आधुनिक समाज जो खड़ा करना है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये बाबा साहब ने आज से 70 साल पहले साफ भाषा में लिखा था। इस आर्टिकल से बहुत बड़ा मैसेज जाता है और इसको हमें समाज में लागू करना होगा, तभी हम मॉडर्न सोसाइटी खड़ी कर पाएंगे, आधुनिक समाज। यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। ये नियोग्यताएं समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक पैदा होती है। आज भी लोगों को बैठने और खड़े होने के स्थान उनकी जात के अनुसार तय करने पड़ते हैं। जिस समाज में हम लोग जीते हैं शहरी कल्चर में, वहां यह काफी कम हो चुका है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में इसको हमें दूर कराना होगा और जागरूकता फैलानी होगी। और अभी भी इसके लिए लोग तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अपराध है, संविधान का उल्लंघन है और हमें इसको खत्म कराना होगा। ये हो गया आर्टिकल 17। बेटा मॉब लिंचिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। मॉब लिंचिंग का सिर्फ अर्थ समझ लो, भीड़ हिंसा। किसी भी मामले में यदि भीड़ किसी को घेर कर न्याय कर देती है तो वो मॉब लिंचिंग है या अन्याय कर देती है। भीड़ इकट्ठी होकर यदि किसी को मारने पीटने लगती है, चाहे वो अपराधी हो चाहे न हो, वो मॉब लिंचिंग है। तो मॉब लिंचिंग और अस्पृश्यता में कोई संबंध नहीं है। मॉब लिंचिंग में हो सकता है कि कोई बिल्कुल सही आदमी हो वो भी शिकार हो जाए, कोई गलत आदमी है, किसी ने चोरी की, अब उसको कानून सजा दे, लेकिन भीड़ उठा के उसका न्याय कर दे रही, उसको सजा दे रही, मार डाल रही, तो ये मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग और अस्पृश्यता में कोई संबंध नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 18 हेडिंग डालिए आर्टिकल 18 की। उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का अंत, इसको बहुत मजे से समझना, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, याद हो जाएगा तुम्हें एक बार अगर तुम मेरे साथ ध्यान से समझ लोगे। उपाधियों का अंत किया जाता है। उपाधियां क्यों खत्म की जा रही हैं? क्योंकि उपाधियां असमानता पैदा करती हैं। यदि कोई अपने नाम के आगे यस स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है सर, स्टूडेंट को कास्ट और रिलीजन बेसिस पर रूम न देना क्या दंडनीय है? बिल्कुल, किसी को भी, स्टूडेंट हो या आम आदमी हो, जाति के आधार पर यदि कोई भेदभाव हो रहा है तो वह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, अनटचेबिलिटी में आएगा, दंडनीय होगा। आप एफआईआर करोगे, केस दर्ज होगा। ठीक। उपाधियों का, उपाधि क्या होती है? तो सबसे पहले तो उपाधि समझ लो, तब हम इस आर्टिकल को आगे तुम्हें समझा देंगे। बहुत आसान आर्टिकल है। उपाधियों से समानता होती है। जैसे हमने अपना नाम बताया, हमने कहा डॉक्टर केवी त्रिपाठी, अब डॉक्टर लगा हुआ है नाम के आगे, ये उपाधि है। अब दूसरे ने अपना नाम बताया राजेश कुमार, अरुण कुमार, उसने तो उपाधि नहीं लगाई, तो अब क्या हुआ? हमने कुछ अतिरिक्त किया जो उनसे असमान है, तो ये इक्वालिटी के खिलाफ है। ऐसे ही किसी ने अपने नाम के आगे महाराजा, किसी ने अपने नाम के आगे कुंवर साहब, किसी ने महारानी, किसी ने राय बहादुर, ठीक, चौधरी साहब, ये सब क्या है? टाइटल।
अब टाइटल लगाने से समानता पैदा होती, इसलिए हम टाइटल को खत्म करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अब उपाधि है या नहीं है ये कैसे जाने? जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कह देते हैं, अगर जो मान लो किसी का नाम है महाराजा सिंह, तो क्या वो महाराजा निकाल देगा नाम से? सिर्फ सिंह बच्चे की दिक्कत हो जाएगी। तो महाराजा सिंह नाम अगर जो प्रॉपर नाउन है तो रहेगा, लेकिन टाइटल नहीं लगेगा। तो अब टाइटल किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। यदि किसी भी नाम के आगे और पीछे, आगे प्रीफिक्स पीछे सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में किसी के नाम के साथ कोई उपाधि नहीं जुड़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब अगर जो नाम के साथ प्रीफिक्स सफिक्स मतलब कॉमा नहीं बीच में लगा हो, लाइन दूसरी ना हो, बिल्कुल मिलके लगा हो, तो पहली शर्त तो उपाधि उसे कहते हैं जो नाम के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ा हो। जैसे महाराजा, महारानी, डॉक्टर, सिपाही, जनरल, कर्नल, मेजर, मेजर जनरल, ये सब क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह लगे हुए होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया कि बराबरी लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक। अब इसमें एक चीज और यहीं पे समझा दे रहा, क्योंकि आगे तुम्हें कंफ्यूजन पैदा करेगी कि जैसे तुमने मुझसे पूछा मेरा नाम, मैंने कहा डॉक्टर केवी त्रिपाठी, तो मैंने उपाधि लगाई है डॉक्टर। लेकिन अगर जो किसी और ने मेरा नाम लिया और उसने कहा महाराजा डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, तो ये उपाधि लगाने का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद लिखित या मौखिक नहीं लगाई है। और उपाधि हम उसी को कहेंगे जो नाम के साथ प्रीफिक्स सफिक्स में लगे, बिल्कुल जुड़ के लगे, अलग अलग। अब इसका अंत कर दिया गया। क्या क्या कहा गया इस आर्टिकल? पहले पूरी कहानी समझो, बीच में प्रश्न मत पूछा करो। पूरी कहानी होने के बाद अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई प्रश्न बचेगा तो मैं बताऊंगा। अब आर्टिकल 18 हेडिंग तुम्हें डलवा दी, उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। इसका पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, लिख लो। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इंग्लिश में है, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक distinction shall be conferred by the state। उपाधियों का अंत, पहला पॉइंट, राज्य। कौन देता है उपाधि? राज्य। तो राज्य के लिए कह दिया, पहले तो राज्य की बात कही जा रही। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य अगर जो उपाधि प्रदान करेगा तो कौन सी? या तो सेना में या विद्या में। अब सेना आप ज्वाइन कर लो, आप नाम के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में सिपाही लगाते हो। प्रीफिक्स सिपाही राजकुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक, जनरल बीके सिंह। जीवन पर्यंत रिटायर होने के बाद भी तुम नाम के साथ प्रीफिक्स में लगाते हो इसे। ये सेना और विद्या, जैसे मैं डॉक्टर केवी त्रिपाठी, डॉक्टरेट की उपाधि मुझे राज्य ने दी है, मैंने पीएचडी किया है, इसलिए मैं नाम के आगे डॉक्टर लगाता हूं। अगर जो मुझे यह सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि है तो आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। अब तुमसे पूछा जा सकता है कि सेना और विद्या को ही क्यों छूट दी गई? तो यह दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें ज्यादा अच्छे लोगों को आकर्षित करने की जरूरत है। तो अच्छे लोग सेना में आए और अच्छे लोग विद्या से जुड़े, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम टाइटल के नाम पर ही उन्हें आकर्षित करें। शायद वो टाइटल के आकर्षण में ही सही, लेकिन विद्या और सेना में आकर जुड़े। अब विद्या में तुमने हाई स्कूल किया, 8वीं की, तुम कहो क्या टाइटल लगा सकते हैं? हाँ लगाओ। बहुत लोग पहले लगाते थे, कविरत्न सत्यनारायण बीए में तुम 8वीं लगाओ, या 8वीं पास राजकुमार जनता हासिल। लेकिन शिक्षा और विद्या के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपाधि डॉक्टरेट। अगर जो आप डॉक्टरेट लगा रहे हो
तो यह आपको सम्मान दिलाती है या सम्मान के साथ आप लगाते हो, राज्य देता है। दूसरा, सिपाही से लेके जनरल तक या सेना के अन्य दूसरे जो वायुसेना और जल सेना में पदनाम है, तो वो रैंक आप टाइटल की तरह लगा सकते हो। तो पहले पॉइंट में कहा गया कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्लियर ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट 18(2) में क्या कहा गया? 18(2) में कहा गया भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये 3Q क्या कहता है? भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना, उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, क्या सम्मान ले सकता है? क्या सम्मान ले सकता है? जी हां, उपाधि नहीं लेगा। अब किसी ने हमें उपाधि दी, निशाने पाक, हमने उनसे गए, ले लिया और आके अपने नाम के आगे कभी भी हमने निशाने पाक नहीं लगाया, तो वो सम्मान को ले लिया, उपाधि नहीं ली। उपाधि तभी है जब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह नाम में लगाई जाए। जैसे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, आप लोग जानते हो, उन्हें कई विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट दी है, पीएचडी की डिग्री सम्मान में दी है, और उन्होंने आज तक अपने नाम के साथ उसको नहीं यूज किया है। उनका कहना है कि हमारे पिताश्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लिखते थे और वो बहुत बड़े प्रोफेसर और विद्वान आदमी थे। मैं उतना विद्वान नहीं हूं, इसलिए मैं अपने नाम के आगे यह उपाधि नहीं लगाऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ बच्चन मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, मैं अमिताभ बच्चन ही से। तो मानव उपाधि उन्होंने सम्मान के रूप में ले ली, लेकिन उन्होंने उसे उपाधि के रूप में नाम के साथ नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि नहीं लेगा। यदि कोई राज्य उपाधि दे भी रहा तो उपाधि के रूप में नहीं, सम्मान के रूप में। अगला पॉइंट और समझो तो ये बात और आगे क्लियर होगी कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगली लाइन में कहा गया कि कोई व्यक्ति, नागरिक नहीं है वो भारत का, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन या भारत में कोई भी लाभ या विश्वास का पद, लाभ या विश्वास का पद कहने का कहा जाता है होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट। यदि उसको कोई महत्वपूर्ण काम दिया गया है या उसको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है तो वह लाभ और विश्वास के पद के अधीन है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, विदेशी है, भारत में कोई जिम्मेदारी दी गई है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। अब चूंकि वो भारत का नागरिक नहीं है तो इसलिए यह कहा गया कि हो सकता है उसी का देश जहां का वो नागरिक है उपाधि दे रहा हो तो बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए नहीं दे सकता, यदि वह भारत में कोई भी विश्वास या लाभ का पद धारण करता है, किसी नौकरी में, किसी सेवा में। फोर्थ पॉइंट भी समझ लो, फिर एक साथ सारे समझाएंगे, अभी खत्म नहीं कर रहा, धीरे धीरे समझते रहो। आर्टिकल 18 का फोर्थ पॉइंट, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति तो नागरिक ऑलरेडी शामिल है, पिछले लाइन में हमने अलग से कह दिया था जो नागरिक नहीं है तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की बात, यहां पे कहा कोई भी व्यक्ति, तो व्यक्ति भी और नागरिक भी भारत राज्य के अधीन यदि लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है, यदि किसी नौकरी में है, कोई लाभ ले रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे नागरिक हो, यदि भारत सरकार का लाभ या विश्वास का पद है तो किसी विदेशी राज्य से
अब यहां उपाधि के अलावा कहा गया क्या क्या, किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद, क्या क्या नहीं ले सकता, एनी प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट, ठीक, एनी गिफ्ट, जिसे कहते हैं ना गिफ्ट, प्रेजेंट, कोई उपलब्ध, कोई लाभ। अब ये क्यों रोक लगाई गई, क्योंकि काम भारत सरकार का करते हो, तुम्हें गिफ्ट और पैसा दूसरा दे रहा है, तो भाई क्यों दे रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें देगा तो तुमसे कोई गलत काम कराएगा, तो किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक, ये कुल मिला के 4 पॉइंट दिए गए हैं आर्टिकल 18 में। अब आर्टिकल 18 को समझने के लिए कुछ चीजें जो प्रश्न के रूप में भी तुम पूछ रहे हो कि क्या सर जो पहले लगाया जाता था औपनिवेशिक समय में वो उपाधि थी? जी हाँ, सर उपाधि है, यदि नाम के आगे लगाई जाती है। सर पंडित गंगानाथ झा, ठीक, सर, ठीक, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर उपाधि थी, तो वो उपाधि है, टाइटल है, नहीं लगा सकते। ऐसे ही महाराजा, महारानी, राय बहादुर, राय साहब, ठीक, कुंवर साहब, युवराज, ये सारे टाइटल हैं, आप नहीं लगा सकते। ठीक, ऐसे ही एक प्रश्न तुम लोगों के मन में आता है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ये नाम के आगे लगाते हैं, ये उपाधि है या नहीं? आप लोग देखोगे अगर जो बिना कोमा लगाए किसी ने लिखा तो ये उपाधि हो जाएगी, और खुद लिखा तो अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे, अपने कार्ड, कोई दूसरा कहे तो उपाधि नहीं माना जाएगा, दूसरा लगा रहा तो उसे सम्मान माना जाता है। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? ऐसे ही भारत रत्न, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनके लिए भी कोर्ट ने कहा कि ये उपाधि नहीं है, सम्मान है, और उपाधि की तरह इनका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अब तुम देखते हो दूसरा कोई कहता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का मैं सम्मान करता हूं, तो ये सचिन तेंदुलकर ने खुद नहीं कहा, इसलिए उपाधि नहीं है। अगर जो वो खुद कहते कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो उपाधि होती। तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी ये उपाधि की तरह नहीं यूज होंगे, सम्मान होंगे। जितने भी औपनिवेशिक उपाधियां वो भी खत्म। आज की तारीख में तुम सिर्फ और सिर्फ सेना और विद्या के क्षेत्र में पाई गई उपाधि ही लगा सकते हो। अब मैं तुम लोगों को एक हिदायत दे रहा हूं, पिछले क्लास में भी दी थी हिंदी में, कि जो कमेंट करो वो पब्लिकली करो, क्योंकि हम दूर जाके नहीं देख पाएंगे। हमने ये मोबाइल इसीलिए रखा है कि तुम जो कमेंट कर रहे हो वो मैं यहीं देखता जाऊं और उनको रिप्लाई करता जाऊं। लेकिन तुम लोग जो वो हाइड वाले कमेंट करोगे तो वो देखने के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए तुम लोग ओपन कमेंट करो जिसका रिप्लाई कर सकूं। अब कुछ कमेंट आए। पहला ये आया कि सर ब्रिटिश लोग सर लगाते थे, हाँ उपाधि थी। सर क्या अगर कोई हमारे शत्रु देश में से सम्मान लेगा तो दंडनीय होगा जैसा शाहरुख खान? नहीं बेटा, दंडनीय नहीं होगा, उपाधि नहीं ले सकते, और कोई सम्मान कोई तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकते। राष्ट्रपति से अनुमति ले हुए तो भारत सरकार ऑलरेडी तुम्हारी जांच कर लेगी कि ये तुम्हें क्यों दे रहे। तो यदि राष्ट्रपति की अनुमति लेके ले रहे हो तो अपराध नहीं, राष्ट्रपति से छुपा के लेने जा रहे हो तो अपराध है। फिर सर क्या उपाधियों को इथिक्स के साथ जोड़ सकते हैं? मैं प्रश्न ही नहीं समझा, उपाधियों को इथिक्स के साथ, इसका क्या तुम लगाना चाह रहे थे, नहीं समझ पाया। सर जी सुल्तान या बादशाह क्या ये भी उपाधि है? जी हाँ, सुल्तान, बादशाह, राजा, महाराजा, ये सब उपाधि, और ये नहीं लगा सकते हैं। अब तुम कहो सुल्तान बेग साहब, अपने यहाँ बरेली में ही, अब सुल्तान उनका नाउन है। इसी से जोड़ के बता दूं कि अगर जो तुम ये चाहते हो कि हमारे बच्चे के नाम के आगे महाराजा लगा रहे,
तो एडमिशन कराते टाइम उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते टाइम ही नाम लिखा दो महाराजा रणजीत सिंह, फिर वो महाराजा उसका प्रॉपर नाम है, फिर वो टाइटल नहीं है, फिर तो वो उसका नाम ही है। इसीलिए जो खान, जो त्रिपाठी, कहते नहीं तुम्हारे नाम में टाइटल क्या है, मेरे नाम में त्रिपाठी, तो त्रिपाठी क्या है आज की तारीख में मेरा प्रॉपर नाम, इसलिए वो मैं लगा सकता हूं, वो मेरा नहीं हटेगा क्योंकि वो रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट में पहले दिन से है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर जी सुल्तान अहमद, हाँ सर, व्हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हिच इज पार्लियामेंट्री रूल्स। अरे बेटा क्या समझा रहा, क्या तुम लोग पूछने लगते हो। अरे भाई साहब, कोर्ट इसलिए नहीं दखल दे सकता, इसको ठीक से ध्यान कर लो कि हमने अपने देश में, दुनिया के कुछ देशों में न्यायपालिका ऊपर, दुनिया के कुछ देशों में पार्लियामेंट ऊपर, हमने अपने देश में दोनों को बराबर कर दिया और दोनों में ये कह दिया कि न्यायपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च, मतलब न्याय करने में, संसद कानून बनाने के मामले में अपने क्षेत्र में सर्वोच्च। तो संसद कानून बनाएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी मामला करते हैं तो कोर्ट चूंकि उसके बराबर रखी गई तो वो उससे सवाल नहीं पूछ सकता। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जो भी करते हैं उस पर कोई प्रश्न कोर्ट में नहीं होगा क्योंकि दोनों को बराबर रखना है। ठीक, फिर अगला है हेलो सर, अरे हेलो हो गया, पीएम और प्रेसिडेंट सर विदेश से अवार्ड ले सकते हैं, यह राष्ट्रपति की अनुमति है। अपने प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको वहां उपहार दिया जाता है, तो वो किससे पूछेंगे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति किससे पूछ के हाँ करेंगे? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद में किसकी सलाह होगी? प्रधानमंत्री। तो अरे यार, प्रधानमंत्री को ही हाँ ना करनी है तो वो हाँ करते हैं, ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए तो वो खुद ही उन्हें हाँ ना करनी है। लास्ट ईयर पीएम सर को साउथ कोरिया, अरे यार अभी बता दिया, भाई परेशान। यस अवार्ड मिल सकता है, हाँ अवार्ड मिल सकता है, टाइटल नहीं, अवार्ड ले लेते। सैफ अली खान के लड़के का नाम तैमूर खान है, हाँ तो तैमूर से क्या तुम्हें दिक्कत है? तैमूर खान उनका प्रॉपर नाम है, जीवन भर यूज करेंगे। भारत रत्न उपाधि के बारे में कुछ, भारत रत्न उपाधि नहीं है, अभी समझा चुका। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान है, इनका कोर्ट ने साफ साफ कहा उपाधि के रूप में यूज नहीं होगा। तो अगर जो जिसको दी गई, मुझे दिया गया, अब मैं खुद कहूं पद्मश्री कुलभूषण त्रिपाठी, तो अपराध है। लेकिन अगर जो तुम हमारे सम्मान कह रहे हो पद्मश्री कुलभूषण त्रिपाठी पढ़ा रहे हैं, आज पद्मश्री कुलभूषण त्रिपाठी पढ़ाएंगे, तो ये अपराध नहीं है, तो ये उपाधि के रूप में अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रश्न हो किसी का भी, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। और सबसे पहले तो आज के क्लासरूम के सेटअप, इसके बारे में आप लोग बताओगे कि ये आपको कैसा लगा। ये हमारा नया प्रयोग है, इसमें हम बोर्ड पर आपके लिए लिख भी सकते हैं। उपाधि ठीक दिख रहा है, कुछ भी समझाना है तुम्हें। अब अगर जो वेन डायग्राम से हम समझाएं कि ये गोला किसका है, ये गोला मनुष्य का है, ये गोला किसका है, व्यक्ति का है, ये गोला किसका है, नागरिक का है, ये कौन हो गए? मनुष्य। उसमें नहीं था ना, ये गोला किसका हो गया? व्यक्ति। ये गोला किसका हो गया? नागरिक, सिटीजन। अब ह्यूमन पर्सन, सिटीजन। अब अगर जो कहीं कहा गया व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें ऑलरेडी यह शामिल हो जाएगा ना कि यह बात नागरिकों के लिए भी कही गई है। लेकिन हम कहते हैं सिर्फ नागरिक ऐसा कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं व्यक्ति कर सके। तो अब ये हमने बोर्ड लगा लिया है, इसमें भी आप ये चीजें देख सकते हो। कोई उपाधि के लिए हमने पहले कहा व्यक्ति, जो भारत के नागरिक नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे जो लोग हैं इस एरिया। फिर हमने कहा उपाधि के लिए 18(4) में व्यक्ति, तो फिर व्यक्ति और नागरिक पूरा इतना गोला शामिल हो जाएगा। तो आज आप लोग ये देख रहे होंगे कैसा प्रयोग लग रहा है, लुक कैसा आ रहा है, क्लास का फील कैसा डेवलप हो रहा है, इसके बारे में भी आप लोग हमें सुझाव दोगे। और
लगातार हम इस पे आपसे सुझाव चाहते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट तो आप लोग पूछते रहिए। अभी तक तो कोई नहीं आया। अब लग रहा है कंप्लीट क्लास बोर्ड और डस्टर के साथ। हाँ यार, मास्टर की पहचान है मार्कर और डस्टर, तो ये सब रहेगा ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको हमसे पूछ सकते हो, हम उसे बताएंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास अब यही रोक लें। कल हम आर्टिकल 19 से बात करेंगे और नया टॉपिक हमारा होगा स्वतंत्रता का अधिकार। सर बहुत अच्छा लगा, आज क्लास जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि क्लास में बैठे हैं। वेरी गुड। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को लगातार मोटिवेट किया जाए। आप लोगों के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत ऊर्जा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे, रोज घर में पढ़ते रहोगे। सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, पढ़ तो तुम खुद लोगे। लक्ष्मीकांत में जो बातें लिखी हैं वही तो पॉलिटी में पढ़ानी है, अलग से हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे। ठीक, मजे से आप लोग पढ़िए। अब इसी सेटअप में हम आपके साथ जुड़ेंगे, रोज आपसे बात करेंगे। जो सुझाव हो वो व्हाट्सएप पे, फोन पे आप देते रहिए। और आज हमने समता का अधिकार पूरा कर दिया, अनुच्छेद 14 से 18 तक। कल हमारी शुरुआत होगी, क्लास जहां से हम शुरू करेंगे वो रहेगा स्वातंत्र अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार की बात हम कल शुरू करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात होगी। आर्टिकल 19, 20, 21, 22। और बहुत महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता का अधिकार। पूरी दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा अगर जो मांग किसी अधिकार की हुई है तो वो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां किसी एक चीज के लिए लड़ी गई तो वो है स्वतंत्रता। तो कल हम लोग मिलेंगे ठीक 4 बजे स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करने के लिए। नए सेटअप को लगाने में आज थोड़ी थकान हो गई, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं, आज माफी चाहता हूं। कल हम आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करने के लिए इकट्ठे होंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत कल होगी। आर्टिकल 19 बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही चर्चित और बहुत ही जरूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुच्छेद, अनुच्छेद 19। कल सभी का 4 बजे स्वागत होगा अनुच्छेद 19 के लिए, और 2 बजे हम लोग सामान्य हिंदी के लिए और बोर्ड का यूज करते हुए आज हिंदी मैंने पढ़ाई, अच्छा लगा मुझे भी। कल फिर मिलते हैं 2 बजे सामान्य हिंदी और 4 बजे इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। बाय बाय।